रामपुर नाम का वो छोटा सा गांव हर साल सर्दी को सहता आया था, लेकिन इस बार की ठंड कुछ अनजानी सी थी। ऐसा लगता था जैसे आसमान से बर्फ के गोले बरस रहे हों। जनवरी की बस शुरुआत ही थी, मगर ठंड मानो अपने चरम पर पहुंचकर हर चीज को जमा देना चाहती थी। सुबह होते ही गांव के कच्चे पक्के घरों की छतें ओस से नहीं बल्कि बर्फ जैसी सफेद चादर से ढकी मिलती। सूरज भी जैसे बादलों के पीछे छिप गया हो, मानो वो भी इस सर्द माहौल से बचना चाहता हो। मोहन अपनी पत्नी रूपवती और बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो बहुत गरीब था और अपने परिवार का पेट पालने के लिए लाला की दुकान पर चाय नाश्ता बनाने का काम करता था। एक सुबह ठंड बहुत तेज पड़ रही थी। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। रूपवती मैं काम पर जाने के लिए निकल रहा हूँ। जरा भी देर हुई तो लाला पैसे काट लेगा। तुम अपना और माँ का ख्याल रखना। आज ठंड बहुत ज्यादा है। माँ को आग के पास ही बैठाए रखना। मोहन, आज ठंड बहुत ज्यादा है। देखो तुम्हारे हाथ कैसे सुन्न हो रहे हैं। ऐसे काम कैसे कर पाओगे? आज रहने दो, घर पर ही आराम कर लो। ठंड मुझे ही नहीं, पूरे गांव को लग रही है, लेकिन काम पर तो जाना ही पड़ेगा। सेठ को उससे कोई मतलब नहीं है। वो कहता है ग्राहक आएंगे तो चाय चाहिए ही। तुमने सेठ को बताया नहीं कि इतनी ठंड में तुम काम कैसे करोगे? उसे तुम्हारी तकलीफें दिखाई भी नहीं देती क्या? मैंने बोला था उससे, पर हम गरीबों की तकलीफें कौन देखता है रूपवती। सेठ तो ये भी कहता है कि चाय की दुकान पर आग हमेशा जलती है, इसलिए काम करने वालों को ठंड नहीं लगनी चाहिए। अब उसे क्या पता, आग चूल्हे पर जलती है, दिल में नहीं। तू बस माँ का ध्यान रखना, मैं जल्दी लौट आऊंगा। मोहन, घर में राशन खत्म हो रहा। आज जब सेठ से पैसे लो, तब आते समय थोड़ा राशन और माँ के लिए दवाइयाँ लेते हुए आना। ठीक रूपवती, अब मैं चलता हूँ। मुझे पहले ही काफी देर हो गई है। इतना कहकर मोहन अपनी साइकिल लेकर घर से निकलता है। वो धीरे धीरे चलता है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ, उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। पूरा रास्ता खाली था। मोहन साइकिल खींचते हुए बुदबुदाया, इतनी ठंड है कि जैसे जान ही निकल रही हो। चारों ओर कोहरा पसरा है और चौराहा पूरी तरह सुनसान पड़ा है। मोहन जब अपनी साइकिल को खींचते हुए लाला की दुकान के पास पहुंचा तो उसके पैर जम चुके थे और हथेलियां ठंडी पड़कर सफेद हो गई थीं। दुकान के बाहर रखे बेंचों पर 2-3 ग्राहक अपने शरीर को कपड़ों में लपेटे, हाथ में चाय का गिलास पकड़े, धुएं के साथ अपनी सांसें छोड़ रहे थे। लाला अपनी ऊनी शॉल में लिपटा गद्दी पर बैठा हुआ हिसाब की डायरी देख रहा था। जैसे ही मोहन की साइकिल की चैन की आवाज आई, लाला ने अपनी मोटी आंखों से उसे घूरा। आ गए कुंवर साहब। सूरज सिर पर आने को है और तुम्हारी सवारी अब पहुंच रही है। तुम्हें क्या लगता है ग्राहक यहाँ ठंड में खड़े होकर तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे? माफ करना लाला, कोहरा इतना घना था कि रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। साइकिल भी जाम हो गई थी और हाथ पैर जैसे पत्थर हो गए हैं। बहाने मत बनाओ मोहन, काम करना है तो वक्त की कदर सीखो। जाओ जल्दी से भट्टी जलाओ और कड़क चाय बनाओ। मोहन बिना कुछ कहे रसोई के उस छोटे से कोने में चला गया। उसने कांपते हाथों से माचिस जलाई। भट्टी की आग की लपटें जैसे ही ऊपर उठी, मोहन को थोड़ी राहत मिली। उसने पतीले में दूध और पानी चढ़ाया। चाय की खुशबू हवा में घुलने लगी, लेकिन मोहन का शरीर अभी भी भीतर तक कांप रहा था। मोहन को लगा कि अब उससे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा। सर्दी हड्डियों में उतर चुकी थी। उसने सोचा, एक घूंट चाय पी लेने से शायद थोड़ी राहत मिल जाए। मोहन ने एक गिलास में थोड़ी सी चाय डालकर पीने लगा। ये क्या हो रहा है? मेरी दुकान का दूध, मेरी चीनी, मेरी पत्ती, और तू बिना पूछे गटक रहा है। चोरी? मेरे सामने चोरी? नहीं मालिक, चोरी नहीं, बस बहुत ठंड लग रही थी, शरीर जम गया था, इसलिए बस एक घूंट।
चुप कर। एक घूंट से शुरू होता है और फिर तू आधा दूध घर ले जाएगा। मुझे ऐसे बेईमान नौकर की जरूरत नहीं है। तू मेरी दुकान का मालिक बनने की कोशिश मत कर। लाला, ऐसा मत कहिए। मैं सालों से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ। आज ठंड बहुत है, बस इसीलिए। ठंड है तो क्या मेरा नुकसान करेगा? निकल जा यहाँ से अभी के अभी। ठीक है लाला, अगर आपको मेरी सेवा नहीं चाहिए तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन मेरा इस महीने का हिसाब कर दीजिए। मुझे माँ की दवा और घर का आटा लेना है। कैसा हिसाब? तूने जो चाय पी है, जो पिछले हफ्ते 2 छुट्टियां की थी, और जो नुकसान तूने आज देरी से आकर किया है, उसमें तेरी पगार बराबर हो गई। बल्कि तुझे तो मुझे पैसे देने चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? पूरे महीने की पगार? लाला जी, मेरी माँ बीमार है, घर में एक दाना नहीं है। खुदा के वास्ते ऐसा मत कीजिए। ज्यादा नाटक मत कर, वरना पुलिस को बुलाकर चोरी के इल्जाम में अंदर करवा दूंगा। चल निकल यहाँ से। अपनी पुरानी साइकिल उठा और दफा हो जा। मोहन बिना कुछ कहे भारी कदमों से वहां से निकल गया। उसका दिल बैठा जा रहा था और आंखें बार बार भर आ रही थीं। जब वो घर पहुंचा तो रूपवती दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। अरे, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए, और तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? राशन और दवाइयाँ लाए क्या? सब खत्म हो गया रूपवती। लाला ने मुझे काम से निकाल दिया और मेरी पगार भी नहीं दी। उसने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक घूंट चाय पी ली थी। रूपवती के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर से माँ के खांसने की आवाज आ रही थी। अब क्या होगा? माँ की खांसी बढ़ती जा रही है। रात का खाना भी मुश्किल है। उस पत्थर दिल लाला को जरा भी तरस नहीं आया। अमीरों के पास दिल नहीं, बस हिसाब की किताब होती है रूपवती। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। कल सुबह सूरज निकलने से पहले मैं काम की तलाश में निकलूंगा। इस गांव में नहीं तो शहर जाऊंगा, पर हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह ठंड पहले से भी ज्यादा थी। मोहन ने अपनी फटी हुई चादर को कसकर ओढ़ा। उसके पास जूते नहीं थे, बस रबड़ की एक घिसी हुई चप्पल थी। रूपवती, मैं जा रहा हूँ। आज कहीं ना कहीं काम ढूंढ ही लूंगा। तुम माँ को गर्म पानी पिलाती रहना। सावधानी से जाना, भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। मोहन आज इस ठंड में सिकुड़ते हुए पैदल ही घर से काम की तलाश में निकला। हवा इतनी बर्फीली थी कि वो मोहन के कपड़ों को चीरकर उसके सीने में चुभ रही थी। वो एक दुकान से दूसरी दुकान गया, हर चौखट पर गिड़गिड़ाया, पर जवाब में उसे सिर्फ ठंडी बेरुखी मिली। कोई कहता, इतनी ठंड में खुद का काम नहीं चल रहा, तुझे क्या काम दे? तो कोई बिना देखे ही कह देता, आगे बढ़ो भाई। थक हार कर मोहन बस स्टैंड की एक पुरानी बेंच पर बैठ गया। तभी एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक व्यक्ति बाहर निकला। उसका पहनावा और चलने का अंदाज बता रहा था कि वो कोई बड़ा शहर का व्यापारी है। उसने घड़ी देखी और फिर बेबस बैठे मोहन की तरफ कदम बढ़ाए। भाई साहब सुनिए, क्या आप यही रामपुर के रहने वाले हैं? जी साहब, जी, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मिस्टर खन्ना ने मोहन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नीली पड़ चुकी हथेलियां और फटी हुई चप्पलें मोहन की गरीबी की पूरी दास्तान सुना रही थीं। मुझे यहाँ के मुखिया जी के घर जाना है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उनका घर किस तरफ है? साहब, इस कोहरे ने तो बड़े बड़ों के रास्ते रोक दिए हैं। आप फिक्र न करें, मैं आपके साथ चलकर आपको मुखिया जी की हवेली तक छोड़ आता हूँ। गाड़ी के अंदर बैठते ही मोहन को अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी गर्माहट महसूस हुई। मिस्टर खन्ना ने ध्यान दिया कि मोहन के हाथ ठंड से बुरी तरह थरथरा रहे थे। लगता है काफी देर से बाहर भटक रहे हो। क्या काम करते हो तुम? साहब, कल तक तो एक दुकान पर चाय बनाता था, पर गरीबी और मजबूरी ने आज सड़क पर ला खड़ा किया। एक घूंट चाय क्या पी ली, मालिक ने बेईमान कहकर निकाल दिया। अब काम की तलाश में भटक रहा हूं ताकि घर में चूल्हा जल सके। मिस्टर खन्ना खामोश हो गए।
पर उनकी आंखों में एक चमक आई। वे मोहन की सादगी और उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। थोड़ी ही देर में वो मुखिया जी के घर पहुंच गए। मुखिया जी के घर पहुंचकर मिस्टर खन्ना ने अपने आने का मकसद बताया। उन्होंने मेज पर एक नक्शा फैलाते हुए कहा, मुखिया जी, आपकी गांव की जमीन हाईवे के बिल्कुल पास है। मैं यहाँ एक बड़ा हाईवे टूरिस्ट रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। इससे गांव के लोगों को काम मिलेगा और तरक्की होगी। मुखिया जी खुश तो थे, लेकिन उन्होंने चिंता जताई। साहब, काम तो नेक है, पर इसके लिए आपको ईमानदार और मेहनती लोगों की जरूरत होगी। तभी मिस्टर खन्ना की नजर बाहर खड़े मोहन पर पड़ी, जो चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। रास्ते में इस लड़के ने मेरी मदद की। इसकी आंखों में ईमानदारी दिखती है। साहब, ये मोहन है, बहुत ही नेक लड़का। अभी कल ही गांव के लाला ने इसे छोटी सी बात पर काम से निकाल दिया। इसे चाय नाश्ता बनाने का बहुत अच्छा अनुभव है। मोहन, ये 5,000 रुपए रखो। कल से मेरा काम शुरू होगा। मुझे वहां काम करने वाले 50 मजदूरों के लिए सुबह शाम चाय और नाश्ते का इंतजाम चाहिए। तुम अपनी छोटी सी दुकान वहीं साइट पर शुरू करो। ये तुम्हारा एडवांस है। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सोचा भी नहीं था कि सुबह जिस घर से वो खाली हाथ निकला था, शाम को वहां खुशियां लेकर लौटेगा। मोहन भागता हुआ घर पहुंचा। उसने रूपवती को सारी बात बताई। क्या सच में भगवान ने हमारी सुन ली? 5,000 रुपए? मोहन, अब हम माँ की दवाई और घर का राशन आराम से ला सकते हैं। हाँ रूपवती, खन्ना साहब फरिश्ता बनकर आए हैं। अब हमें जी तोड़ मेहनत करनी है। कल सुबह से ही हमें साइट पर चाय और नाश्ते का इंतजाम करना होगा। सुबह की पहली किरण अभी ठीक से निकली भी नहीं थी। मोहन और रूपवती ने मिलकर खन्ना साहब के दिए हुए पैसों से हाईवे के पास एक तिरपाल तानकर अपनी छोटी सी दुकान शुरू की। मोहन चूल्हे पर चाय चढ़ाता और रूपवती गर्मा गर्म आलू के पकौड़े और पराठे बना रही थी। जैसे ही चूल्हे में लकड़ियां दहकीं और पतीले में अदरक इलायची की महक उठी, पूरे वातावरण में एक अजीब सी खुशबू फैल गई। इतने में कुछ मजदूर इस खुशबू से उनकी तरफ चले आए। कड़ाके की ठंड में उनके हाथ पैर ठिठुर रहे थे। अरे भाई मोहन, तुम्हारे चाय नाश्ते की महक तो बहुत बढ़िया आ रही है। जरा एक एक गिलास कड़क चाय तो पिला, शरीर पत्थर जैसा हो गया है। बिल्कुल रामू भाई, आप ही लोगों के लिए तो ये चूल्हा जलाया है। बैठिए, अभी अदरक वाली कड़क चाय पिलाता हूँ। रूपवती ने गर्मा गर्म आलू के पकौड़े कड़ाही से निकाले। उनकी खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि मजदूरों के मुंह में पानी आ गया। वाह भाभी जी, इन पकौड़ों की रंगत देख के तो लग रहा है कि आज काम पर दुगनी ताकत लगानी पड़ेगी। ऐसी शुद्ध चीज तो आज तक कहीं नहीं खाई। भैया, ये दुकान नहीं, हमारा मंदिर है। यहाँ स्वाद के साथ आपको इज्जत भी मिलेगी। तभी साइट के मुख्य इंजीनियर मिस्टर वर्मा अपने कुछ स्टाफ के साथ वहां पर आए। मिस्टर वर्मा थोड़े सख्त मिजाज के थे और सफाई को लेकर बहुत सजग रहते थे। मोहन, साहब ने कहा था कि तुम यहाँ इंतजाम देखोगे, लेकिन क्या ये खाना हमारे स्टैंडर्ड का होगा? साहब, मैं गरीब जरूर हूँ, पर मेरा चूल्हा कभी झूठ नहीं बोलता। आप बस एक बार चक्कर देखिए। लाजवाब मोहन, शहर के बड़े होटलों में भी ऐसी चाय नहीं मिलती। और ये पराठे, इनमें तो घर जैसा स्वाद है। आज से मेरे सभी स्टाफ का नाश्ता यहीं से आएगा। दोपहर के वक्त मिस्टर खन्ना अपनी गाड़ी से साइट का मुआयना करने पहुंचे। उन्होंने देखा कि मोहन की छोटी सी तिरपाल के नीचे भारी भीड़ जमा थी। इंजीनियर से लेकर मजदूर तक सब मुस्कुराते हुए नाश्ता कर रहे थे। साहब, आप यहाँ? मैं आपके लिए बड़े कप में चाय लेकर आता हूँ। नहीं मोहन, मुझे उसी मिट्टी के कुल्हड़ में चाय दो जो तुम इन मजदूरों को दे रहे हो। मैं देखना चाहता हूँ कि इस भीड़ के पीछे का राज क्या है। देखा मोहन, कल तक तुम एक प्याली चाय के लिए तरस रहे थे और आज तुम्हारी एक प्याली चाय के लिए लोग कतार में खड़े हैं। याद रखना, जब इंसान की नीयत साफ होती है तो बरकत अपने आप आती है। ये सब आपकी मेहरबानी है साहब, वरना कोहरे में तो मैं अपनी पहचान ही खो चुका था। अभी तो ये शुरुआत है।
जब मेरा रेस्टोरेंट खुलेगा तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ये देसी स्वाद उसका सिग्नेचर मेनू बने। मोहन की दुकान की चर्चा अब पूरे गांव में थी। जब ये खबर लाला के कानों तक पहुंची तो वो जल भुनकर राख हो गया। एक दोपहर लाला अपनी दुकान छोड़कर मोहन के नए ठिकाने पर पहुंचा। वहां की भीड़ और मोहन की तरक्की देखकर लाला के चेहरे का रंग उड़ गया। अरे ओ मोहन, 2 पैसे क्या कमा लिए? तू तो बड़ा साहब बन गया है। मिट्टी के चूल्हे पर चाय बेचकर खुद को बड़ा व्यापारी समझ रहा है क्या? मोहन ने चाय का पतीला नीचे रखा और शांति से बोला, लाला जी, मैं व्यापारी नहीं, एक मेहनती इंसान हूँ। उस दिन आपने मुझे एक घूंट चाय के लिए चोर कहा था और धक्के देकर निकाला था। आज वही चाय मुझे और मेरे परिवार को इज्जत की रोटी दे रही है। ज्यादा जुबान मत चला, ये जमीन सरकारी है, कभी भी खदेड़ दिए जाओगे। तभी पीछे से मिस्टर खन्ना की आवाज आई। लाला जी, जमीन मेरी है और मोहन मेरा खास आदमी है। अगर आपको यहाँ की चाय पसंद नहीं तो आप अपनी दुकान पर जा सकते हैं। खन्ना साहब को देखकर लाला की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो बिना कुछ बोले वहां से दबे पांव खिसक गया। वक्त बीतता गया। खन्ना साहब का आलीशान रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो गया।